वो जो है सरकार के कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में है, मुझे ऐसा लगता है। मैम तो बीएसपी पे भी बड़ा आरोप लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ कभी बयान नहीं देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी कहा जाता है कि ये बैटिंग करती है बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह बहुत सारे मुद्दों पर बहन जी ने बोला कि ऐसा नहीं है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगाते रहते हैं, वो सारे जो है आपने देखा होगा कि राजनीति में सब होता रहता है। हमारे लोग उन पर लगाएंगे, उनके लोग हमारे ऊपर लगाएंगे, तो ये तो चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जो होती है बहुत सारी। मैडम ये क्या कारण है कि अभी चुनाव आयोग ने इस्तीफा दिया है, क्या उसमें भी कोई साजिश चल रही है? जिस तरीके पाकिस्तान की वीडियो आपने देखी होगी, एक वहाँ का अधिकारी कहता है कि मेरे द्वारा जो काम हुआ है गलत हुआ है, मुझे फांसी दे दी जाए रावलपिंडी चौक पर जाकर। लेकिन जिस भी व्यक्ति का इंसानियत जाग जाती है, उसके अंदर इंसानियत जाग जाती है, क्योंकि मरना तो कभी तो है, कोई अमर होके नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है वो गलत काम कभी नहीं करेगा। जय बहन जी, आज मान्यवर साहेब कांशीराम जी का 90वां जन्म दिवस है। बहुजन स्मारक पर मौजूद है सभी साथी, क्या कहेंगे आज के दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को मान्यवर साहिब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसा काम मान्यवर साहिब ने किया, आज मुझे ऐसा लगता है कि वो काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा साहेब के बाद मान्यवर कांशीराम साहिब भी एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर काम किया, धरातल पर जाकर उन्होंने काम किया। साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। जी, कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। क्या लगता है कि मैडम जी वो कांशीराम साहब ने पूरा जीवन समाज के लिए बिता दिया और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, और आज भी समाज सिर्फ उनको नाम लेती है, जानती है, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और ऐसी सोती हुई कौम को उन्होंने जगाया कि वो दोबारा नहीं थी। तो मान्यवर साहिब के पद चिन्हों पर आज लोग नहीं चल रहे हैं। जितने भी शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मान्यवर साहिब से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। वो स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने टीवी बीवी में मस्त है, जो बाबा साहेब ने भी कहा था। तो ऐसे ही लोगों ने हमारे समाज को धोखा देने का काम किया है। अगर वो मान्यवर कांशीराम साहिब के पद चिन्हों पे चलते तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। तो आज क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है और समाज जिस तरीके से वर्गलाया जा रहा है 5 किलो राशन देके या और अन्य चीज़ें देकर, क्या कांशीराम साहब की विचारधारा फिर उत्तर प्रदेश या भारत में उभरेगी? देखिए, उभरेगी तो वो तब जब जो नेता बैठे हुए हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, हमारे 131 सांसद जो बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से बैठे हैं, जब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वो धरातल पर काम नहीं करेंगे। नहीं तो 5 किलो राशन देकर लोगों को खुश किया जा रहा है। मुझे बताइए, क्या 5 किलो राशन कितने महीने इंसान खा सकता है? 1 हफ्ता खाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत नहीं है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोजमर्रा में इंसान को जरूरत होती है। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया है। जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर जाकर देख लीजिए, जब से ये नारा दिया गया, ना बेटी सुरक्षित है, ना वो पढ़ पा रही है। राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा घालमेल चल रहा है तमाम स्तरों पर, जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा भी है। ऐसे में ईवीएम अपना रोल निभा रही है और ये सरकार जाने का नाम ले रही है। मोदी सरकार यानी मोदी जी खुद कहते नहीं थक रहे हैं स्ट्रीम मीडिया पर और एडवर्टाइजमेंट के जरिए कि अब की बार 400 पार, 400 तो सीट भी नहीं है। फिर वो इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? जनता को बरगला रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है ना कि जब तक ईवीएम रहेगा मैं डेफिनेटली मैं ही आऊँगा। लेकिन जिस दिन, क्योंकि अब लोगों ने प्रूफ भी कर दिया, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि जिसमें बता दिया कि ईवीएम में घालमेल है, यानी ईवीएम में जो है चीटिंग की जा सकती है, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि हम जब वोट देने जाएंगे और अगर ईवीएम से होता तो हम उसको तोड़ भी देंगे। तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? फिर चुनाव आयोग ये क्यों परमिशन नहीं दे रहा? क्योंकि इतने सारे, अगर करोड़ों लोग नहीं चाहते कि ईवीएम के माध्यम से एक चुनाव हो, तो फिर सरकार को ऐसा क्या डर सता रहा है कि वो ईवीएम को ही लाना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये कह रहा है कि ईवीएम में खोट है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग अड़ियल रवैया अपना रहा है। जी बिल्कुल, जो सिस्टम है नीचे से लेकर ऊपर तक, मुझे ऐसा लगता है सारे सिस्टम में जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको कि घालमेल है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे सिस्टम में। और चुनाव आयोग
जो है वो जो है सरकार के कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में है, मुझे ऐसा लगता है। मैम तो बीएसपी पे भी बड़ा आरोप लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ कभी बयान नहीं देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी कहा जाता है कि ये बैटिंग करती हैं बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह बहुत सारे मुद्दों पर बहन जी ने बोला भी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगाते रहते हैं वो सारे जो है, आपने देखा होगा कि राजनीति में सब होता रहता है, हमारे लोग उन पर लगाएंगे, उनके लोग हमारे ऊपर लगाएंगे, तो ये तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी बोलती हैं बहुत सारी। मैडम ये क्या कारण है कि अभी चुनाव आयोग ने इस्तीफा दिया है, क्या उसमें भी कोई साजिश चल रही है? जिस तरीके पाकिस्तान की वीडियो आपने देखी होगी, एक वहाँ का अधिकारी कहता है कि मेरे द्वारा जो काम हुआ है गलत हुआ है, मुझे फांसी दे दी जाए रावलपिंडी चौक पर जाकर। देखिए, जिस भी व्यक्ति का इंसानियत जाग जाती है, इसके अंदर से इंसानियत जाग जाती है, क्योंकि मरना तो सभी को है, कोई अमर होके नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है वो गलत काम कभी नहीं करेगा। लेकिन जिनकी इंसानियत ही मरी हुई है, जमीर ही मरा हुआ है जिनका, तो वो लोगों को जो है धोखाधड़ी देने में वो कोई भी परहेज नहीं करेगा। तो आज जो वर्तमान सरकार है, ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में जो उठ रहा है, अब तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, ईवीएम को जो है कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए और ईवीएम का विरोध करना चाहिए। मान लिया जाए मोदी की बात सच होगी और वो आगे पूर्ण बहुमत के साथ आगे, मतलब मान लीजिए ईवीएम के दम पे ही सही, लेकिन आगे तो जनता के पास क्या विकल्प बचेगा? हमारे पास कुछ विकल्प नहीं बचेंगे, क्योंकि वो जो आएंगे तो सबसे पहले उनका जो टारगेट होगा संविधान को खत्म करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब उनको ये पक्का यकीन है तो फिर चुनाव की फॉर्मेलिटी ही क्यों कर रहे हैं कि 400 पार उन्हें आना ही है, तो फिर जब घोषित ही कर चुके हैं तो फिर चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है? चुनाव करवाओ, मुझे तो ऐसा लगता है जब आपको पता है हम आएंगे, पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे, और जब आएंगे तो इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी SC, ST, OBC की जो स्थिति है वो बद से बदतर होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक सभी लोग सड़कों पर नहीं आएंगे निकलकर, ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे, चाहे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब महतारी के पेट से भी राजा पैदा हो सकता है। बाबा साहिब ने दोनों को एक कतार में लाके खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बाबा साहिब ने कहा था, और जब वो वोट का अधिकार देकर बाहर निकल रहे थे तो आचार्य कृपलानी जो उनसे कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, तो बाबा साहिब कहते हैं कि आज मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से जन्म होता था, लेकिन अब वोट यानी बैलेट पेपर से पैदा होगा, है ना। तो जो बैलेट पेपर है, वोट की जो ताकत है वो हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, छोटे-छोटे कस्बों में हम लोगों को वोट की ताकत का पता होना चाहिए, क्योंकि एक वोट ही एकमात्र शक्ति हमारे पास ऐसी है जिससे हम राजा बना भी सकते हैं और उसको नीचे भी ला सकते हैं। तो ये वोट की ताकत जो बाबा साहिब ने हमको दी है बहुत पावरफुल है, बस इसका महत्व लोगों को पता होना चाहिए। पूनम जी, आप जैसी जो पढ़ी लिखी महिला हैं वो नारे लगा रही हैं, अब की बार 400 पार नहीं, तड़ी पार नारा चल रहा है। बिल्कुल, जो तड़ी पार है, जो मैं कहूँगी कि गुंडे जिनको कहूँगी कि जो तड़ी पार हैं, जिन्होंने कितने मर्डर किए, आज वो संसद में बैठे हुए हैं। जिन पंडे पुजारियों को मंदिरों में होना चाहिए वो संसद में बैठे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार की स्थिति यानी कि कैसी होती जा रही है। जब अनपढ़ गंवार लोग संसद में बैठेंगे तो इस देश का पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसका क्या हालत है? मैम, लेकिन वही दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम समानता की बात करते थे, लेकिन आज के समय में तमाम महंत हैं, तमाम बाबा हैं जो कहते हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वो नीच है, अधर्म है, पापी है। जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है, या और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है कि जो राम को भजेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन राम 15-40 साल देखे सबसे पहले हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मिला, उसे कोई राम बचाने के लिए नहीं आया, है ना। अगर राम में शक्ति होती तो मुझे ऐसा लगता है वो कभी बीमार नहीं होता। तो ये सब चीजें कहने की बातें हैं, ना तो इस देश में कभी राम हुआ। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो राम जैसी कोई जो है अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ये लोगों को मूर्ख बनाया हुआ सबसे ज्यादा वो समाज जो है वो इस चक्कर में पागल हो रहा है। बीजेपी के एक सांसद हैं हेमंत कुमार हेगड़े, आनंद कुमार हेगड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। बिल्कुल, उनका जो उद्देश्य है वो यही है
कि हम अगर फिर से आ जाते हैं तो सबसे पहले वो संविधान को खत्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना संविधान बना लिया और उन्होंने जो संविधान बनाया वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बनाया कि मनु के विधान में जो इस देश के SC ST OBC की जो स्थिति थी वो वही स्थिति लेकर आना चाहते हैं। तो मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूँ, आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और सभी लोग एकजुट हो जाइए, ऐसी घटिया मानसिकता वाली सरकार का बहिष्कार कर दीजिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।